नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, भूतपूर्व सैनिक। आपने दामिनी फ़िल्म देखी होगी, उसमें सनी देओल को तारीख पे तारीख कहते हुए सुना होगा। आज हम एक ऐसी ही वीडियो बना रहे हैं, जिसमें ये हकीकत दिखाएँगे कि जैसे दामिनी फ़िल्म में दिखाया गया है, बहुत से केस में ऐसे होता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और न्याय नहीं मिलता है। हम आज 4 केस की बात करेंगे। ये चारों केस मेरे खुद के हैं, मैंने फ़ाइल किए हैं और इन सब केस के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास उपलब्ध हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे, सिर्फ इन केस का वर्णन करेंगे। इन केस के माध्यम से हम आपको बताएंगे कोर्ट में सच को दम तोड़ते हमने देखा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और ये बात सच है। आज आपको दिखाएंगे। मैंने खुद हाई कोर्ट में कम से कम 15-16 केस फाइल किए हैं, जिनमें से कुछ केस में सफलता भी मिली है और कुछ केस में सफलता नहीं मिली है। हाई कोर्ट में जाना या किसी भी कोर्ट में जाना, वहां सफलता मिलना या सफलता न मिलना, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। लेकिन जब किसी केस में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लगती रहे और कई सालों तक फैसला ही ना आए या कई सालों तक आप न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाते रहे, फिर तो आपको ऐसा ही महसूस होगा कि कोर्ट में सच का दम टूटता है। आज हम उसी पर वर्णन करेंगे। ये 15-16 जो केस मैंने डाले हैं, इसमें से ज़्यादातर केस डालने में जो मेरी मदद की है वो हैं एडवोकेट अशोक भारद्वाज साहब, जो कि पंजाब के हैं, इंडियन एयरफोर्स से रिटायर हैं। उनका सबसे पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो मेरे केस डाले हैं, ज़्यादातर केस में फीस कम से कम ली है, कुछ केस में सिर्फ कागजों के पैसे लिए हैं और कुछ ऐसे भी केस उन्होंने मेरे फाइल किए जिन केस में उन्होंने मेरे से कागजों के पैसे भी नहीं लिए हैं, अपनी जेब से ही कोर्ट की फीस उन्होंने भरी है। एडवोकेट अशोक भारद्वाज साहब से मिलाने के लिए मैं एडवोकेट रामवीर शौकंद साहब का धन्यवाद करता हूं। वो भी एयरफोर्स से रिटायर हैं, जींद जिले के गांव डुमरखा के रहने वाले हैं और जींद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठते हैं। एडवोकेट रामवीर शौकंद ने ही मेरी मुलाकात एडवोकेट अशोक भारद्वाज साहब से चंडीगढ़ हाई कोर्ट में करवाई थी। जब मैंने पहला केस हरियाणा सरकार के खिलाफ फाइल किया था, उस समय कई वकीलों ने मुझे ये कहा था कि आपके केस में दम नहीं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी थी और मैंने जो केस फाइल किया था उसमें मेरी मदद की थी एडवोकेट अशोक भारद्वाज साहब ने। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। वकीलों ने कहा केस में दम नहीं, बंदे ने नहीं मानी हार, हाई कोर्ट में मिली सफलता, किस वकील ने की मदद, अब ओपीएस के लिए डालेंगे केस। यह वीडियो अगर आप देखना चाहें, इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक को क्लिक कीजिए और ये वीडियो देख सकते हैं। आज हम जिन 4 केस की बात करेंगे, पहला केस 2012 में फाइल किया था, दूसरा और तीसरा केस 2015 में फाइल हुए थे और जो चौथा केस फाइल हुआ है वो 2019 में फाइल हुआ है। पांचवा केस जो मेरा है वो 2025 में फाइल हुआ है, जो कि ओपीएस के लिए है। हम पांचवें केस की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो अभी कुछ महीने पहले ही फाइल हुआ है। इन सभी केस में अगर एडवोकेट अशोक भारद्वाज साहब मेरी मदद नहीं करते, शायद मैं इतने केस हाई कोर्ट में फाइल नहीं कर पाता। एडवोकेट अशोक भारद्वाज साहब के इतनी मदद करने के बाद भी इन केस को फाइल करने के लिए मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा लगी है। वो उस मेहनत की बात करेंगे और इन केस का क्या हाल है उनकी भी बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 2012 के केस की। 2009 में एचपीएससी ने वैकेंसी निकाली थी, विज्ञापन संख्या 3/2012, जिसका जो फाइनल रिजल्ट आया था हिस्ट्री लेक्चरर के लिए, स्कूल कैडर के लिए, 1 जून 2012 को आया था। उसमें 9 वैकेंसी थी एक्स-सर्विसमैन के लिए। 9 में से 3 वैकेंसी फीमेल को दे दी थी, जबकि फीमेल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जवान में एक भी नहीं है। ऑफिसर्स हैं उनकी संख्या गिनी चुनी है, लेकिन उसके बावजूद भी एक फीमेल एक्स-सर्विसमैन को उसमें स्क्रीन टेस्ट में पास दिखाया गया था। वहीं से मेरे को डाउट हुआ कि एचपीएससी गड़बड़ी कर रही है। मेरे कई दोस्त हैं जो वकील हैं, हाई कोर्ट में बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठते हैं, सभी एयरफोर्स से रिटायर हैं। मैंने उनसे डिस्कशन किया तो उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में केस फाइल कीजिए। मैंने कहा अगर हाई कोर्ट में केस फाइल करेंगे तो एचपीएससी के साथ सींग फंसेंगे। उन्होंने कहा कि आपके पास कोई और रास्ता भी नहीं है, सींग आपको फंसाने ही पड़ेंगे अगर आपने सिलेक्शन करवाना तो। मैंने एक आरटीए लगाई एचपीएससी में और जो फीमेल एक्स-सर्विसमैन पास दिखाई गई थी उससे संबंधित दस्तावेज मांगे। एचपीएससी ने मेरे को आरटीआई से सूचना तो नहीं दी, उल्टा मेरे को टारगेट बना लिया। और जब 1 जून 2012 को रिजल्ट आया हिस्ट्री लेक्चरर स्कूल कैडर का, उसमें जो 9 पोस्ट थी एक्स-सर्विसमैन के लिए, 3 फीमेल की निकाल दी थी, 6 मेल की थी। फीमेल की तीनों पोस्ट को खाली छोड़ दिया गया। जो एक फीमेल एक्स-सर्विसमैन पास दिखाई गई थी उसको भी गायब कर दिया गया। किसी फीमेल डिपेंडेंट को भी नहीं लगाया गया और जो एक्स-सर्विसमैन के लिए सीट 6 रखी, उनमें 5 एक्स-सर्विसमैन का सिलेक्शन कर दिया और जो छठा सिलेक्शन किया वो डिपेंडेंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन का कर दिया, जिसको डीईएसएम बोलते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है दिलवान सिंह एंड अदर्स के नाम से, 1990 के आसपास का फैसला है।
उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन दिया गया है वो उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए दिया गया है। रिहेबिलिटेट शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी कि पुनर्वास। एक किस्म से वो डिफेंस की नौकरी छोड़ के आते हैं, उनकी अभी उम्र बाकी होती है नौकरी करने के लिए, उसके लिए उनको रिजर्वेशन दिया गया है। और एक्स सर्विसमैन के अगर कम अंक हैं तब भी पहला हक एक्स सर्विसमैन का है, डिपेंडेंट की बारी नहीं आती है। उसके बावजूद भी एचपीएससी ने मेरी जगह एक ऐसे डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन का सिलेक्शन कर दिया जो डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की श्रेणी में भी नहीं आता है। एचपीएससी का जो विज्ञापन था उसमें स्पष्ट लिखा गया था कि जिसका आमदनी का साधन है उसको डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। हरियाणा सरकार की पॉलिसी में भी यही लिखा गया है, लेकिन उसके बाद भी एक ऐसे बंदे का सिलेक्शन कर दिया जो फॉर्म भरते समय, सिलेक्शन के समय, रिजल्ट के समय गेस्ट टीचर लगा था, उसकी खुद की आमदनी का साधन था। उसने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा था कि मैं फला फला स्कूल में फला तारीख से लेके टिल कंटिन्यू एज ए गेस्ट लेक्चरर काम कर रहा हूं। उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने उसको वेरीफाई किया हुआ था, लेकिन फिर भी एचपीएससी ने उनका सिलेक्शन कर दिया। इसके बाद बारी आती थी हाई कोर्ट में चैलेंज करने की। एचपीएससी पहले जब रिजल्ट निकालती थी, रिजल्ट में कैंडिडेट का नाम, रोल नंबर, पिता का नाम, ये सब पब्लिश करती थी, लेकिन 2012 तक आते आते एचपीएससी ने अपना पैटर्न बदला और कैंडिडेट का नाम, पिता का नाम गायब कर दिया, सिर्फ रोल नंबर दिखाया जाता था रिजल्ट में। अब रोल नंबर के आधार पर हाई कोर्ट में केस फाइल नहीं हो सकता था, जिस कारण से मैंने एचपीएससी में आरटीए लगाई सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट लेने के लिए, ताकि उसका नाम और पता मिल जाए, लेकिन एचपीएससी ने सूचना नहीं दी। फर्स्ट अपील लगाई एचपीएससी में, वहां से भी सूचना नहीं मिली। उसके साथ में पैरेलल में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को मैंने आरटीए लगाई और लिस्ट लेने के लिए, वहां से भी सूचना नहीं मिली। तब तक अगस्त 2012 में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने अपनी साइट पे सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट डालकर वेरिफिकेशन के लिए नोटिस जारी किया था। वहीं से मैंने लिस्ट डाउनलोड की और वहां से उस बंदे का नाम, पता लिया और फिर हाई कोर्ट में केस फाइल किया अगस्त 2012 में। अगस्त 2012 में हाई कोर्ट ने उस बंदे को नोटिस जारी कर दिया जिनका सिलेक्शन मेरी जगह किया गया था। अगले हाई कोर्ट के ऑर्डर में यह स्पष्ट लिखा है कि उसको नोटिस सर्व हो चुका है और उस बंदे ने हाई कोर्ट के नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, ना ही उसकी तरफ से कोई वकील हाई कोर्ट में पेश हुआ। 2012 से लेके जनवरी 2020 तक ये केस चला और तब तक जितनी बार भी सुनवाई हुई उस बंदे ने ना तो कोई जवाब दावा पेश किया और ना ही अपना वकील हाई कोर्ट में प्रेजेंट किया उसकी पैरवी करने के लिए। शुरू में एचपीएससी की तरफ से जो वकील आता था वो कोई सुप्रीम कोर्ट के जज का लड़का था, जबकि एचपीएससी के सभी केसेस में जो वकील जाता था वो कोई दूसरा था। मेरे वाला केस में स्पेशल वो जज का लड़का आता था जिनके पिताजी सुप्रीम कोर्ट में जज थे। वकीलों की भाषा में इसको फेस वैल्यू कहते हैं, यानी कि सामने वकील कौन खड़ा है उसके आधार पर शायद जज फैसले को इधर से उधर कर देते हैं, ऐसा सुनने में आया है। उन्होंने 2-3 बार आगे डेट ले ली थी, सिर्फ 2 बार उन्होंने हाई कोर्ट में जवाब दिए थे। डेट जब भी पड़ती थी 5 से 6 महीने कम से कम डेट आगे लगती थी। जब भी उन्होंने 2 बार जवाब दिए, दोनों बार हमने आरटीए लगाई और उनके दोनों जवाब दावों को झूठा साबित कर दिया। लास्ट में वो केस को छोड़ गए। फिर एचपीएससी की तरफ से वही वकील आने लगे जो बाकी केस में आते थे। शुरुआत में उन्होंने भी कुछ डेट ली और लास्ट में उन्होंने कहा कि जो याचिका करता है, यानी कि मेरा रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए हाई कोर्ट से परमिशन मांगी। हाई कोर्ट ने उनको बाकायदा परमिशन दी, ये हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर में लिखा हुआ है। उसके बाद 2019 में एचपीएससी ने मेरा रिकॉर्ड हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि मेरे इंटरव्यू में कितने नंबर हैं, टोटल कितने नंबर हैं, और उसके आधार पर फिर आगे जनवरी 2020 में फैसला दिया गया। जब फैसले की बारी आई उससे पहले मेरे पास मेरे वकील का फोन आया। उन्होंने कहा कि एचपीएससी ने ये जवाब दावा पेश किया है और इसके अनुसार हमारा दावा खत्म हो जाता है। मैंने कहा सर, अगर हमारा दावा खत्म हो जाता है कोई बात नहीं, हमें नौकरी नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, लेकिन जिसको मेरी जगह नौकरी दी गई है उसका दावा बनता ही नहीं, वो डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की श्रेणी में आता ही नहीं। जब वो डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन है ही नहीं तो उसका सिलेक्शन होना ही नहीं चाहिए था, उसका सिलेक्शन गलत है। उसके बाद हाई कोर्ट में इसी बात पर बहस हुई। एचपीएससी ने कहा कि जब इनका दावा ही नहीं बनता तो केस ही खत्म हो गया है, लेकिन हमारे वकील ने कहा कि नहीं, हमारा दावा बनता है और हमने मजबूती से लड़ा। हाई कोर्ट ने माना कि इनका दावा बनता है, भले ही इनका सिलेक्शन है फिर भी ये इनको चैलेंज कर सकते हैं। हमारे केस में बाकायदा वो सारी डेट लिखी गई कि इस तारीख में फार्म भरे गए थे, इस तारीख में रीएड हुई थी, इस तारीख में ये चीज़ हुई थी, और इन सभी डेट्स में वो कैंडिडेट एज ए गेस्ट लेक्चरर स्कूल में काम कर रहा था। तो हाई कोर्ट ने उसके अपॉइंटमेंट को भी गैर कानूनी बता दिया।
जनवरी 2020 में जैसे ही उसके खिलाफ फैसला आया, वो बंदा भागा भागा हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में जाके रिव्यू एप्लीकेशन लगाई। रिव्यू एप्लीकेशन सामान्यतः उसी जज के पास जाती है जिन्होंने फैसला दिया होता है। आज तक मैंने जितनी भी रिव्यू एप्लीकेशन देखे हैं, ज्यादातर रिव्यू एप्लीकेशन खारिज की जाती हैं, क्योंकि जिस जज ने पहले जो फैसला दे दिया है वो अपने फैसले को नहीं पलटता है। वो ये मानता है कि मैंने जो शुरू में फैसला दिया था वो बिल्कुल सही फैसला है। यहां सोचने की बात है कि जो बंदा 7 साल तक हाई कोर्ट में नहीं गया, हाई कोर्ट के नोटिस के बाद जिसने हाई कोर्ट में जवाब दावा तक पेश नहीं किया, जिसने वकील तक खड़ा नहीं किया, उसके रिव्यू एप्लीकेशन को हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। जबकि हाई कोर्ट ने सबसे पहले उससे यही सवाल करना चाहिए था कि जब आपको 2012 में नोटिस इशू हो चुका था हाई कोर्ट का, आप 7 साल तक थे कहां? आपका दावा बनता ही नहीं और उसका रिव्यू वहीं पे कैंसिल होना चाहिए था। लेकिन हाई कोर्ट ने उनका रिव्यू भी एक्सेप्ट किया, अपने खुद के फैसले पर भी रोक लगा दी और उस रिव्यू एप्लीकेशन के माध्यम से 4 साल निकाल दिए। उसके बाद फैसला दिया जनवरी 2024 में उस रिव्यू एप्लीकेशन का, और घुमा फिरा के फैसला दिया। जो पहला फैसला था उसको ट्विस्ट कर दिया और उस बंदे को कंटिन्यू नौकरी करने के लिए बोल दिया, जिस कारण से मजबूरी में हमें हाई कोर्ट की डबल बेंच में चैलेंज करना पड़ा। और हमने हाई कोर्ट की डबल बेंच में मार्च 2024 में चैलेंज किया था। शुरुआत में 2 बार उसमें ऑब्जेक्शन लगा दिए। ऑब्जेक्शन रिमूव करने के लिए भी काफी टाइम लिया। जुलाई में जाके पहली उसकी सुनवाई हुई थी। उसके बाद उसकी जो पीछे सुनवाई थी वो मार्च में थी। मार्च में जज साहब छुट्टी चले गए। उसके बाद लगी जुलाई में। जुलाई में भी अभी कुछ नहीं हुआ है। एचपीएससी को नोटिस हुए हैं, उस बंदे को भी नोटिस हुए हैं और अगली डेट नवंबर की लगी है इसी साल 2025 में। इस केस में एक और दिलचस्प बात आपको बता देते हैं। एचपीएससी ने 2019 में मेरा रिकॉर्ड प्रस्तुत किया था हाई कोर्ट में, जिसमें मेरे इंटरव्यू के नंबर और टोटल नंबर वगैरह दिखाए गए थे, जिसके आधार पर मेरे सिलेक्शन से उन्होंने डिनाई कर दिया था। उसके बाद मैंने 2023 में जाके आरटीआई लगाई थी एचपीएससी के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने रिव्यू डाल दिया था और रिव्यू तब तक कंटिन्यू था। आरटीआई में मैंने मेरे रिटर्न एग्जाम के नंबर और मेरे को जो इंटरव्यू नंबर दिए गए थे, सिर्फ वो नंबर मांगे थे। उनकी फाइल में या रजिस्टर में जो रिकॉर्ड थे उसकी फोटोकॉपी मांगी थी। एचपीएससी ने आरटीआई का जवाब दिया कि हमने इस भर्ती से संबंधित सारा रिकॉर्ड जून 2014 में जला दिया है। मैंने फर्स्ट अपील लगाई एचपीएससी में। उसके बाद उन्होंने फिर वही जवाब दिया कि इससे संबंधित सारा रिकॉर्ड जून 2014 में नष्ट कर दिया है, जला दिया है, और साथ में उन्होंने अपनी विडिड आउट पॉलिसी दे दी जिसके तहत उन्होंने उसको जलाया है। उसके बाद मैंने उसकी सेकंड अपील लगाई राज्य सूचना आयोग में और उनकी विडिड आउट पॉलिसी का हवाला देके राज्य सूचना आयोग को लिखा कि इनकी विडिड आउट पॉलिसी में यह स्पष्ट लिखा गया है कि जिनका इंटरव्यू हुआ है उनका रिकॉर्ड कभी भी नष्ट नहीं करना है। जबकि मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उनकी विडिड आउट पॉलिसी के अनुसार मेरा रिकॉर्ड कभी भी नहीं नष्ट करने वाले डॉक्यूमेंट में आता है और मेरा रिकॉर्ड नष्ट नहीं होना चाहिए था। उनकी विडिड आउट पॉलिसी के लास्ट में नोट लिखे हुए थे। उसके सेकंड नोट में लिखा था कि अगर कोई केस पेंडिंग है किसी भी भर्ती के खिलाफ या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ, तो उसका रिकॉर्ड जो है नष्ट नहीं करना है। मेरे केस पेंडिंग थे, लेकिन उसके बावजूद भी एचपीएससी ने जून 2014 में रिकॉर्ड नष्ट कर दिया था। ये आरटीआई से उन्होंने जवाब दिया है। मैंने कोर्ट के केस नंबर और रिव्यू पेटिशन नंबर भी लिखे थे कमीशन को, लेकिन उसके जवाब में एचपीएससी ने दिया कि कोर्ट ने इन केस में एचपीएससी को ये डायरेक्शन नहीं दी थी कि इनके रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाए, इसलिए हमने जून 2014 में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। राज्य सूचना आयोग ने एचपीएससी के इस जवाब के आधार पर फैसला दे दिया कि जब रिकॉर्ड को जला दिया गया है जून 2014 में, तो इसलिए सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती और फैसला दे दिया। मैंने राज्य सूचना आयोग को रिव्यू एप्लीकेशन लगाई और हाई कोर्ट के जो एंट्री ऑर्डर थे उनकी कॉपी साथ में लगाई कि 2019 में एचपीएससी ने हाई कोर्ट में मेरा रिकॉर्ड प्रस्तुत किया है जो मैं आरटीआई से मांग रहा हूं, और ये मैं नहीं कर रहा, ये हाई कोर्ट के एंट्री ऑर्डर में लिखा हुआ है और एंट्री ऑर्डर साथ लगा दिए। उसके बाद राज्य सूचना आयोग ने एचपीएससी को फिर से नोटिस दिया मेरे उस रिव्यू के बाद, और एचपीएससी ने जो फिर जवाब दिया उसमें भी यही लिखा कि हमने इस भर्ती से संबंधित सारा रिकॉर्ड जून 2014 में जला दिया है और हाई कोर्ट में जो रिकॉर्ड प्रस्तुत किया होगा वो जून 2014 से पहले हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया होगा। तो जब हमने डबल बेंच में फाइल किया उसमें आरटीआई से मिली ये सूचना भी हमने हाई कोर्ट में लगा दी है, और 2012 से लेके 2025 यानी कि नवंबर की डेट लगी है, अभी तक न्याय नहीं मिला है। आगे कब तक ये केस चलेगा उसका कोई अंदाजा नहीं है। जब तक इसका फैसला आएगा या न्याय की बात होगी तब तक मेरी रिटायरमेंट की उम्र हो जाएगी। इसलिए
हम ये कह सकते हैं कि हमने सच को हाई कोर्ट में दम तोड़ते हुए देखा है। ये था पहला केस। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरा जो केस हमने फाइल किया, उस केस को फाइल करने के लिए जो दस्तावेज चाहिए थे, उन दस्तावेज को हासिल करना ही बहुत बड़ी समस्या थी। वो केस था 2005 में शिक्षा विभाग ने जो टीचर्स की भर्ती निकाली थी, जिसकी मेरिट लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को दी थी, और लास्ट में ये कह दिया था कि हमने भर्ती कैंसिल कर दी है और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से भर्ती करवाएंगे। जबकि वो भर्ती प्रोसेस पूरा हो चुका था, मेरिट लिस्ट बन चुकी थी, लेकिन लोगों को गुमराह कर दिया था। फिर 2009 में अखबार में एक खबर छपी थी जिसमें किसी ने आरटीआई लगाई थी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, और वो लड़ाई लड़ते लड़ते केंद्रीय सूचना आयोग के पास नई दिल्ली गए थे, और केंद्रीय सूचना आयोग ने उनको जो सूचना दिलवाई थी उसके अनुसार पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने मेरिट लिस्ट बना के सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज हरियाणा सरकार की हिदायतों के अनुसार शिक्षा विभाग को सारा रिकॉर्ड सौंप दिया था। फिर मैंने अक्टूबर 2010 में शिक्षा विभाग में आरटीआई लगाई थी, और उस आरटीआई में सिर्फ 3 बिंदुओं की सूचना मांगी थी। पहले बिंदु की सूचना थी कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने मेरिट लिस्ट बना के शिक्षा विभाग को दी है, वो सारी मेरिट लिस्ट की कॉपी मुझे चाहिए। दूसरे पॉइंट में पूछा था कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को ये मेरिट लिस्ट बनाने के लिए जो खर्च दिया है, उन सब के चेक नंबर और डेट दीजिए कि कितने कितने के चेक या ड्राफ्ट दिए हैं और किस डेट को दिए हैं। और तीसरे बिंदु पूछा था, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने जो मेरिट लिस्ट बना के शिक्षा विभाग को दी थी, वो एक कवरिंग लेटर के साथ आपके पास आई होगी, उस कवरिंग लेटर की कॉपी दीजिए, ताकि उस कवरिंग लेटर से ये पता चले कि किस तारीख को या किस साल में, किस महीने में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने वो मेरिट लिस्ट बना के शिक्षा विभाग को सौंप दी थी। आपको यकीन नहीं होगा, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फर्स्ट अपील लगाई, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सेकंड अपील राज्य सूचना आयोग को लगाई, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर एक रिमाइंडर लिखा राज्य सूचना आयोग को, क्योंकि नॉर्मली 1 से 1.5 महीने में राज्य सूचना आयोग आरटीआई में सेकंड अपील में नोटिस जारी कर देता है, लेकिन मेरे को 2 महीने से ज्यादा हो गए थे, फिर भी राज्य सूचना आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया था। तो मैंने रिमाइंडर भेजा, और रिमाइंडर का भी राज्य सूचना आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। इस तरह से कुल 4 महीने हो गए थे। 4 महीने पहले वाले सेकंड अपील को और 2 महीने आगे रिमाइंडर को। उस समय जी न्यूज में एक जी न्यूज हेल्पलाइन के नाम से प्रोग्राम आता था, जो शनिवार को शाम को 7 साढ़े 7 बजे के आसपास आता था, और उसमें इसी तरह से लोगों को जो परेशानी होती थी उन परेशानियों को उठाया जाता था, और जी न्यूज वाले उनको मदद करते थे। और कई मामलों में ऐसा लगता था कि जी न्यूज काफी अच्छा काम कर रही है, आम नागरिकों की मदद कर रही है। तो मैंने जी न्यूज की जी हेल्पलाइन को पत्र लिखा। जी न्यूज वालों का मेरे पास फोन भी आया, उन्होंने पूछा मामला क्या है। मैंने बताया इसी तरह से है। उन्होंने कहा ठीक है, हम इसके बारे में पड़ताल करते हैं। पड़ताल करने के बाद उन्होंने मेरे पास फोन किया कि हम इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। मैंने उससे सवाल किया कि आरटीआई के मामले में सूचना दिलवाना, जुर्माना लगाना, प्रशासनिक कार्रवाई के लिए सिफारिश करना, ये राज्य सूचना आयोग का काम है। राज्य सूचना आयोग खामोश हो गया है। मैंने जो सेकंड अपील लगाई उस पर कोई जवाब नहीं दिया। 2 महीने बाद रिमाइंडर भेजा, उसका कोई जवाब नहीं दिया। अब मीडिया बोल रहा है कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते, तो एक आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा? जब तक आरटीआई से मुझे सूचना नहीं मिलेगी, उस सूचना के आधार पर मेरे को हाई कोर्ट में केस फाइल करना है, मैं केस फाइल नहीं कर सकता। तो इस तरह से तो न्याय व्यवस्था आम आदमी के लिए है ही नहीं। हम यही मान के चलेंगे कि आम आदमी को न्याय मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उन्होंने कहा आप कुछ भी सोचिए, इस मामले में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। मैंने फिर भी हार नहीं मानी। दूसरा रिमाइंडर फिर दिया राज्य सूचना आयोग को, और उसमें जो पहले सेकंड अपील लगाई थी उसकी कॉपी लगाई कि इतनी तारीख को भेजी थी, इतनी तारीख को आपके कार्यालय में पहुंच गई थी। उसके बाद जो रिमाइंडर दिया था उसकी कॉपी लगाई, उसका बताया कि इतनी तारीख को भेजा था, इतनी तारीख को आपके पास पहुंच गया था, उसके सबूत लगाए। और जो दूसरा रिमाइंडर दिया था, इसके साथ मैंने रजिस्ट्री करवा के एक्नॉलेजमेंट साथ में लगाई थी, और वहां से उस एक्नॉलेजमेंट पे राज्य सूचना आयोग की बाकायदा मोहर लगी है, ठप्पा लगा है, वापस मेरे पास आ गया कि इतनी तारीख को राज्य सूचना आयोग के पास पहुंच गया है। लेकिन उसके बाद भी राज्य सूचना आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। नोटिस देना बहुत दूर की बात है। लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी। मैंने हाई कोर्ट में जाने का फैसला किया, और जींद के ही एक वकील से बात की, कम से कम पैसे में उनसे बात की, भाई कागज के खर्चे में मेरा केस डाल दो, क्योंकि मैं जनहित की लड़ाई लड़ रहा हूं, इससे मुझे कोई फायदा होने वाला नहीं है। उन्होंने मेरी बात को स्वीकार कर लिया और कागज के खर्चे में मेरा केस हाई कोर्ट में फाइल कर दिया। अप्रैल 2012 में मेरा केस हाई कोर्ट में फाइल हुआ। हाई कोर्ट ने राज्य सूचना आयोग को नोटिस दिया। हाई कोर्ट के नोटिस के बाद राज्य सूचना आयोग ने शिक्षा विभाग को नोटिस दिया, और उसके बाद शिक्षा विभाग ने मेरी आरटीआई का जवाब दिया। लेकिन जब सुनवाई की बारी आई, मैं सुनवाई के लिए वहां गया नहीं,
क्योंकि मुझे पता था सूचना मिलनी नहीं है, क्योंकि सूचना मिलेगी तो हरियाणा सरकार फंसेगी और राज्य सूचना आयोग ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो सूचना किसी आम नागरिक को देने से सरकार उसमें फंस जाए। तो राज्य सूचना आयोग ऐसी सूचना नहीं दिलाएगा। राज्य सूचना आयोग से मेरे पास फोन आया तो उन्होंने मेरे से बात की, पूछा क्या सूचना मिल गई। मैंने कहा जी सूचना नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग कह रहा है हमने सूचना दे दी। मैंने कहा नहीं जी, इन्होंने कोई सूचना नहीं दी है। मैंने जब हाई कोर्ट में केस फाइल किया उसके बाद आपने नोटिस दिया शिक्षा विभाग को और उस नोटिस के बाद इन्होंने जवाब दिया है सूचना नहीं दी है। ये कह रहे हैं हमारे पास वो मेरिट लिस्ट है ही नहीं। और फिर कमीशन ने जो फैसला दिया आप सुनकर हैरान हो जाओगे। आगे आने वाले वीडियो में वो सारे प्रमाण आपको दिखाएंगे। राज्य सूचना आयोग ने अपने फैसले में लिखा कि हमने आरटीआई कार्यकर्ता के पास फोन नंबर यानी कि मेरा फोन नंबर लिख के इस पे फोन किया था और उन्होंने जवाब दिया है कि बिंदु नंबर 1 और बिंदु नंबर 3 पे वो संतुष्ट है, जबकि बिंदु नंबर 1 और बिंदु नंबर 3 पे मैं संतुष्ट नहीं था, क्योंकि बिंदु नंबर 1 पे मेरिट लिस्ट मांगी थी जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने 2005 में बनाई थी टीचर्स भर्ती के लिए, और बिंदु नंबर 3 में कवरिंग लेटर था जिससे पता चलता कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने शिक्षा विभाग को वो टीचर्स की मेरिट लिस्ट बना के कब भेजी थी। और इन दोनों पॉइंट पे ही शिक्षा विभाग और हरियाणा सरकार फंसी हुई थी, लेकिन फिर भी कमीशन ने झूठा फैसला दे दिया। उसके बाद मैंने कमीशन को वापस लिखा कि जी मैं इस पे संतुष्ट नहीं हूं, इन दोनों बिंदुओं की मुझे सूचना नहीं मिली है। और वो डॉक्यूमेंट फिर मैंने उस वकील को दिए और वकील से निवेदन किया कि हमारी सितंबर में आगे डेट लगी हुई है, हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाइए और ये फैसले की कॉपी साथ में लगाइए और साथ में मेरा ये जवाब लगाइए कि राज्य सूचना आयोग अब भी झूठ बोल रहा है। लेकिन उस वकील ने आगे हाई कोर्ट में एप्लीकेशन ही नहीं लगाई। और जब सुनवाई का मौका आया तो राज्य सूचना आयोग की तरफ से जो वकील प्रस्तुत हुए थे उन्होंने कहा कि जी ये राज्य सूचना आयोग का फैसला है, पहले पॉइंट पे और तीसरे पॉइंट पे आरटीआई कार्यकर्ता संतुष्ट है। हाई कोर्ट ने फिर मेरा जो केस था उसको खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि जब आरटीआई कार्यकर्ता संतुष्ट है तो फिर केस को आगे डेट देने की जरूरत नहीं है, जबकि मैं संतुष्ट नहीं था। उसके प्रमाण भी जब आगे वीडियो उस पर बनाएंगे वो आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके बाद भी मैंने हार नहीं मानी, फिर से नए सिरे से आरटीआई लगाई और लास्ट में फरवरी 2014 में हमें सफलता मिली और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने जो मेरिट लिस्ट बनाई थी शिक्षा विभाग को दी थी वो एक सीडी में दी थी। फरवरी 2014 में वो सीडी हमें मिल गई जिसके अंदर पूरा रिकॉर्ड था। उसके आधार पर हमने अप्रैल 2014 में हाई कोर्ट में केस फाइल किया और सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन हाई कोर्ट हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। उस दिन पहली बार मैं खुद हाई कोर्ट में मेरे केस की सुनवाई के लिए गया था, वहां पर मैं प्रेजेंट था, लेकिन हाई कोर्ट बार बार यही बोलता रहा कि या तो आप केस को विड्रा कीजिए, डायरेक्टर को दोबारा से लिखिए, नहीं तो हम मेरिट के आधार पर इसको डिसाइड करेंगे, जिसका सीधा सीधा मतलब था हम आपके केस को खारिज करेंगे। डायरेक्टर को लिखने के लिए जैसे हाई कोर्ट बोल रहा था, हाई कोर्ट अगर चाहता तो उस रिट को डायरेक्टर को भेजकर डायरेक्शन दे सकता था। इनकी इस रिट को प्रेजेंटेशन मानकर इस पर 2 महीने में या 4 महीने में या 3 महीने में जो भी टाइम होता है उस पर अपना डिसीजन दीजिए या स्पीकिंग ऑर्डर पास कीजिए, लेकिन हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। बार बार हमारे पे ये दबाव बढ़ा कि आप डायरेक्टर को लिखिए स्कूल एजुकेशन को, नहीं तो मेरिट के आधार पे आपके केस को डिसाइड करेंगे। मजबूरी में हमने वो केस विड्रा करना पड़ा और फिर से सभी रिकॉर्ड के साथ, सभी दस्तावेज के साथ डायरेक्टर को लिखना पड़ा। हमें मालूम था डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन इस पर कुछ नहीं करेगा, क्योंकि पहले भी हम कई बार डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को इस मुद्दे पर लिख चुके थे, लेकिन डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को दोबारा से लिखना हमारी मजबूरी थी क्योंकि हाई कोर्ट ने यही डायरेक्शन दी थी। उसके 1 साल के बाद अप्रैल 2015 में हमने केस फाइल किया उन बंदों के माध्यम से जिनका उस मेरिट लिस्ट में नाम था, और केस फाइल करके ये मांग की गई कि जो 2005 में मेरिट लिस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने बनाई थी, जिसकी हमने इसके साथ प्रूफ लगाए हैं, उस मेरिट लिस्ट में हमारा नाम है और हमें ज्वाइनिंग दी जाए। उसके बाद मई 2015 में मैंने एक और केस फाइल किया क्योंकि सारे दस्तावेज मेरे नाम से थे, तो सीबीआई जांच के लिए एक केस फाइल किया। 2015 से लेके 2019 तक उस केस पर कुछ भी नहीं हुआ और 2019 में जाके वर्तमान सरकार ने गेस्ट टीचर्स के लिए एक एक्ट बना दिया जिसमें गेस्ट टीचर्स की सर्विस को प्रोटेक्ट कर दिया। और जब फरवरी 2020 में हमारे केस की सुनवाई आई, सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि गेस्ट टीचर्स के लिए सरकार ने विधानसभा में एक एक्ट बना दिया है, कानून पास कर दिया है। तो हमारे वकील ने जवाब दिया कि जी हमने उस कानून को भी चैलेंज कर दिया है, क्योंकि उसको भी 2019 में ही हमने चैलेंज कर दिया था। तो हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक आपके उस केस का फैसला नहीं आता जिसमें आपने गेस्ट टीचर्स के जो एक्ट है उसको चैलेंज किया है, तब तक इन दोनों केस को पेंडिंग कर देते हैं
और फरवरी 2020 से लेके आज तक वो दोनों केस हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं, उन पे आगे कोई डेट नहीं है। जब तक 2019 वाले का फैसला नहीं आता तब तक वो ऐसे ही पेंडिंग रहेंगे। अब हम बात करते हैं 2019 वाले केस की। मार्च 2019 में हरियाणा सरकार ने गेस्ट टीचर्स की सर्विस को सुरक्षित करने के लिए एक एक्ट बनाया था, जिसको पहले ही किसी ने चैलेंज कर दिया था मार्च में, और उसके बाद अप्रैल 2019 में हमने भी उसको चैलेंज कर दिया था। हमारा केस भी उनके साथ जाके अटैच हो गया था। उसमें भी आज तक कुछ नहीं हुआ है। पीछे उसकी हाई कोर्ट की साइट पे डेट भी शो नहीं हो रही थी। जब मैंने मुंशी के पास मैसेज किया कि हमारे केस की हाई कोर्ट की साइट पे अगली हियरिंग नहीं दिखा रहा है, इसकी नेक्स्ट डेट क्या है आप बता दीजिए, उन्होंने भी हाई कोर्ट की साइट देखकर जवाब दिया कि नेक्स्ट डेट नहीं दिखा रहा है। मैंने कहा हाई कोर्ट की साइट मैंने चेक कर ली है, आपके अगर रिकॉर्ड में कहीं हो तो बता दीजिए। उन्होंने कहा कि मेरे पास भी नहीं है। उसकी जो अगली डेट लगी थी वो अभी 21 जुलाई लगी थी, जो पहले हाई कोर्ट की साइट पे दिखाई भी नहीं थी। 21 जुलाई को भी कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि हाई कोर्ट की साइट पे 21 जुलाई का कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं है। इस केस की अगली तारीख कब है वो भी अभी हाई कोर्ट की साइट पे नहीं दिखा रहा है, कब दिखाएगा वो भी मालूम नहीं है। तो आप देख सकते हैं, एक केस मेरा 2012 से चल रहा है, 2 केस 2015 से चल रहे हैं और एक केस 2019 से चल रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, सिर्फ तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिल रही है, जबकि सारे प्रमाण हमारे पास हैं जो हाई कोर्ट में हमने लगा रखे हैं अपनी रिट के साथ, फिर भी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिल रही है, न्याय नहीं मिल रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कोर्ट में सच को दम तोड़ते हमने देखा, तारीख पर तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और यही हकीकत है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप डिमोरलाइज हो जाइए, हाई कोर्ट में नहीं जाना है या किसी कोर्ट में नहीं जाना है। सभी केस में ऐसा नहीं होता है। कुछ केस में न्याय भी मिलते हैं, कुछ केस में आपको न्याय नहीं भी मिलेगा, और कुछ केस में तारीख पे तारीख, तारीख तारीख भी मिलती रहेगी। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव था जो आपके साथ शेयर किया है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।